हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर साजिद अंसारी आपके समक्ष हार्ट अटैक से संबंधित कुछ जानकारियों के साथ चर्चा कर रहा हूं। मुख्यतः मेरा फोकस इस बात पे होगा कि हम हृदय के अटैक को कैसे जानें, कैसे पहचानें और कैसे बचें। हम लोगों को पता है कि हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जिसमें मॉर्टेलिटी यानी मृत्यु दर मैक्सिमम होती है। अगर जो उसको सही समय से हम उसका उपचार ना करें और अर्जेंटली इमरजेंसी बेसिस पे डॉक्टर के पास हम रिएक्ट ना करें, ना पहुँचे, तो इसलिए उसके सिम्टम को जानना ज़रूरी है। तो मेरे डिस्कशन के पॉइंट मुख्यतः 3-4 बिंदुओं पे केंद्रित हैं। सिम्टम को जानना, कैसे तुरंत हम उसको कुछ जांच करें और क्या प्राइमरी ट्रीटमेंट करें और क्या फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट डॉक्टर के लिए प्रिस्क्राइब है। मुख्यतः जब मरीज़ को अटैक पड़ता है तो उसको सीने में दर्द, सांस फूलना, पसीना आना, इस तरह के लक्षण होते हैं। ये सब बड़े क्लासिकल सिम्टम कहे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि बस यही होता है। कई बार ये साइलेंट अटैक होता है। जैसे डायबिटिक पेशेंट में, ओल्ड पेशेंट में दर्द नहीं होता क्योंकि न्यूरोपैथी हो रही होती है और समस्याएं बढ़ रही होती हैं। तो इसलिए अटैक एक सिम्टम के बिना पे नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते। कई बार हार्ट अटैक का दर्द जो होता है पेट के ऊपरी भाग में, एपिगैस्ट्रियम में होता है, जो कि रेडिएट करता है ऊपर तक। कई बार जॉ के निचले हिस्से में होता है, दांतों में भी होता है। तो इसलिए सारे सिम्टम को समझ के इन टोटल कोरिलेट करना आवश्यक होता है। कई बार रेयरली ऐसा होता है कि सिनकपल अटैक कहते हैं, मरीज़ को बेहोशी आ जाना, चक्कर आ जाना। ऐसा रेयरली जब इन्फिया वाले माई स्पेशली होता है, जब कई बार एवी ब्लॉक के साथ अटैक एसोसिएटेड होता है, तो कई बार पेशेंट को चक्कर भी आता है। तो ये सारे सिम्टम होते हैं जो मरीज़ के होते हैं। बात ये आती है कि अक्सर जो हम प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं यहाँ पे, हार्ट अटैक के पेशेंट आते रहते हैं, लेकिन मिस इंटरप्रिटेशन ये होता है कि लगता है कि गैस चढ़ी है। प्लीज़ ये अपने से डायग्नोसिस ना बनाएं कि गैस चढ़ी है। इन सारी चीज़ों को कोरिलेट करके ये जानना आवश्यक है कि गैस चढ़ने में सांस नहीं फूलती है, गैस चढ़ने में पसीना नहीं होता है। कई बार अटैक का मरीज़ देखेंगे कि उसको पसीना टपक रहा होता है, अपने हाथ को इस तरह से चेस्ट पे रख के आता है, जिसको कि लिवाइन साइन कहते हैं। तो ये सब चीज़ें गैस के परेशानियों में नहीं होती। अब बात ये आती है कि ये तो एक लक्षण की बात आ गई जो कि मरीज़ को भी जाने और प्राइमरी केयर फिजिशियन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेशेंट को एजुकेट करे कि ये सिम्टम है जिसको आपको रिकॉग्नाइज़ करना है। बात ये आती है कि फिर इसको डायग्नोज कैसे करें। डायग्नोसिस करने के मुख्यतः 2-3 मुद्दे होते हैं, लेकिन प्राइमरी केयर फिजिशियन लेवल पे एट रिमोट प्लेसेस इन पीएचसी, सीएचसी और इवन टू डॉक्टर्स, ईसीजी एक आवश्यक टूल्स है जो कि अर्जेंटली ईसीजी किया जाए। समस्या ये आती है कि इमीडिएटली ईसीजी में सारे अटैक तुरंत पिक नहीं होते हैं। मेनी टाइम्स ईसीजी इज़ नॉर्मल और पेशेंट को अटैक हो गया होता है, और ये सच है। तो इसमें पेशेंट के सिम्टम को देखते हुए, उसके रिस्क फैक्टर को देखते हुए, सपोज दैट समवन डायबिटिक पेशेंट है, क्रॉनिक स्मोकर है, हाइपरटेंसिव है, उसके लिपिड प्रोफाइल डिरेंज है, उसको चेस्ट पेन हो रहा है मगर ईसीजी पहली नॉर्मल दिख रही है, फिर आपकी ये जिम्मेदारी है कि बेनिफिट ऑफ डाउट पेशेंट को दिया जाए। और वैसे में जो लोडिंग डोज कहा जाता है, स्टेटिन, इकोस्प्रिन, क्लोपिडाग्रिल, अटर्वास्टेटिन दे के पेशेंट को सेव किया जाए, एंड देन यू गो फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो ये लक्षण होते हैं, इमीडिएटली ईसीजी किया जाए। ईसीजी में चेंजेज आते हैं, लेकिन कई बार ईसीजी में चेंजेस नहीं आते हैं। इमीडिएटली बायोमार्कर टेस्ट किया जाता है। बायोमार्कर में ट्रोपोनिन आई या ट्रोपोनिन टी का लेवल देखते हैं, जो कि हृदय की मांसपेशियों से निकलता है। ये 100% स्पेसिफिक तो नहीं है, और भी बीमारियों में निकलता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेज दिस इज द स्पेसिफिक। सेंसिटिविटी फर्स्ट 6 आवर में कम होती है, जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है इसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। तो ईसीजी और ट्रोपोनिन टी की एक वैल्यू है। अगर ये दोनों चीज़ें निगेटिव और पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो कभी उसको नहीं इग्नोर करना है। ईसीजी फाइंडिंग को इग्नोर करिए, ट्रॉप्टी निगेटिव है तो भी उसको इग्नोर करिए, लेकिन पेशेंट के सिम्टम को इग्नोर मत करिए, वो अति आवश्यक है। उसके बाद एक विंडो पीरियड आता है जहाँ कि आपकी ईसीजी भी नॉर्मल आ गई, ट्रॉप्टी भी नॉर्मल आ गया, क्लिनिकली आपकी डायग्नोसिस है कि नहीं मेरे पेशेंट को एक्यूट एमआई है, हार्ट अटैक है। देन हाउ टू कंफर्म, यहाँ प्लेस आता है इकोकार्डियोग्राफी का।
कि अगर जो बेड साइड इफ़ इको इज़ अवेलेबल, आप इको करिए, इमीडिएटली यू कैन पिक वॉल मोशन एबनॉर्मेलिटी। जिस टेरिटरी में, जिस आर्टरी में अटैक पड़ा होता है उसमें वॉल मोशन एबनॉर्मेलिटी मतलब कि सेगमेंटल ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और उसको इकोकार्डियोग्राफी से पिक कर सकते हैं। ऑल द वॉल मोशन एबनॉर्मेलिटी की बहुत सारी इको में वजह होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक्यूट पेशेंट की डायग्नोसिस बनाने की तरफ हैं। तो इन टोटल स्टार्टिंग फ्रॉम द सिम्टम, ईसीजी, ट्रोपोनिन टी एंड इको, इसके बिना पे एज ए सिंड्रोम इकोकार्डियोग्राफी को लेके, ईसीजी, ट्रॉप टी को लेके आप एक हद तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसा मैं पहले कहा कि सिम्टम को कभी इग्नोर ना करें, सिम्टम को ट्रीट करना बहुत ही ज़रूरी है। Once you make the diagnosis confirm that your patient is having acute myocardial infarction, बहुत तरीके का होता है, STMI, नॉन STMI, अनस्टेबल एंजाइना, जिसको डिमार्केशन के लिए जो बायोमार्कर होते हैं उसके बिना पे किया जाता है। ये ECG की फाइंडिंग क्या है, एलिवेशन है, डिप्रेशन है, या टी इन्वर्जन, इसके बिना पे किया जाता है। बट दिस इज अप टू डॉक्टर, बट लोडिंग डोज इज़ द सेम। फिर ये आती है कि आर्टरी को जितनी जल्दी खोल दिया जाए उतना अच्छा है। आर्टरी को जितनी जल्दी खोलने के लिए, जैसा कि मैंने कहा, कि आप लोडिंग डोज दीजिए, और फार्मेको इन्वेजिव स्ट्रेटजी है जो कि नसों को खोलने की दवाई स्पेशली आती है, उसको दिया जाए, जो कि सेकेंडरी सेंटर पे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल सेंटर पे या सेकेंडरी हॉस्पिटल लेवल पे अवेलेबल है। एंड आफ्टर दैट प्लान फॉर द एंजियोप्लास्टी, कि नसों को पूरी खोल दी जाए, जो कि बहुत जगह अवेलेबल होती है। ये ट्रीटमेंट पार्ट रहा। बात ये आती है कि इसके रिस्क फैक्टर क्या है। तो इम्पॉर्टेंट ये कि जो हम लोगों की दिनचर्या है, लाइफ स्टाइल है, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हम लोगों की जो स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल है, हाइपरटेंशन है यानी ब्लड प्रेशर है, अनकंट्रोल शुगर है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा रहता है, LDL बढ़ा रहता है, HDL कम हुआ रहता है, ये सारे रिस्क फैक्टर हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट जो आजकल बड़ी कॉमन है, इवन पहले भी कॉमन थी, जो कि स्मोकिंग है। स्मोकिंग इज़ अ वेरी मेजर कल्प्रिट फॉर दिस इस्केमिक हार्ट डिजीज़, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो इन सारे चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, कोशिश करना है कि इनको मिनिमाइज़ करें अपने लाइफ स्टाइल से। सो ये अवॉइडेबल रिस्क फैक्टर हैं, जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं, जिसको कि हम कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी बात ये आती है कि अगर जो हम सारे रिस्क फैक्टर को हटा दें तो क्या हम बिल्कुल ये श्योर हो जाएंगे कि नहीं हम हर चीज़ से फ्री हैं? नहीं, हम अपने मरीज़ से यही समझाते हैं, यही कहते हैं कि हम जो जानते हैं वो तो करें कम से कम, जो नहीं जानते हैं वो तो ठीक है। We don't know all the things, something is for nature and that should be decided by nature। लेकिन हमारा जो काम है वो हम करें, हम जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर इसको कम करें, स्मोकिंग को क्विट करें, फैटी डाइट कम करें, बीपी कंट्रोल रखें, शुगर को कंट्रोल रखें, स्ट्रेसफुल लाइफ को अवॉइड रखें, और जितना संभव हो सके अपने को योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज करके फिट रखने की कोशिश करें। और अगर जो जितने सिम्टम मैंने गिनाए इसमें से कभी किसी को होता है तो आप तुरंत उस सिम्टम को ध्यान में रखते हुए अपने अर्जेंटली डॉक्टर से कंसल्ट करें। यहाँ पे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अक्सर जब मेरे पेशेंट आते हैं और ये यूजुअली कि नहीं साहब मुझे गैस चढ़ी है, तो ये बड़ी मिथ्स है जो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक के मरीज़ को ट्रीटमेंट में डिले होता है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, जो कि प्राइमरी केयर फिजिशियन भी मेरी टॉक को सुन रहे हैं, इवन इन द पेशेंट लेवल, कि बस गैस करके समस्या को बढ़ाया ना जाए, उसको राइट टाइम हार्ट अटैक को ट्रीट किया जाए। तो हार्ट अटैक का मतलब क्या है? जो आर्टरी हार्ट की मसल को सप्लाई कर रही है उसकी सप्लाई बंद कर दी गई, तो जो मांसपेशियां वो कमज़ोर होने लगी। तो अल्टीमेटली अगर जो अटैक के कॉम्प्लिकेशन देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन होता है, जिसमें कि एरिथमिया और हार्ट रेट गवर्न ठीक से नहीं हो पाता है और हार्ट की पंपिंग कम होने लगती है। तो जितनी देर में हम आर्टरी को खोलेंगे उतना ही हमारा हार्ट कमज़ोर होता जाएगा, उतना ही जिसका टेक्निकली सिस्टोलिक फंक्शन कहते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, वो कम होता जाएगा। तो जो गोल्डन आवर होता है हार्ट अटैक का, जिसको हम लोग कहते हैं, दैट इज़ 6 आवर। इफ़ समवन इज़ कमिंग विद इन द 6 आवर, तो मायोकार्डियम की जो साल्वेज की बात कही जाती है कि अगर हम उस वक्त उसको थ्रोम्बोलाइज कर देंगे, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कर देंगे, तो ये इस बात की ज़्यादा संभावना है कि हम हार्ट के फंक्शन को रिस्टोर कर सकते हैं। तो हार्ट अटैक के केस में टाइम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट। अगर जो सही वक्त से हम इलाज करते हैं तो उसका रिजल्ट अलग होता है, और जितना देर में करते हैं
कई बार टेक्निकली ये आता है कि हम मरीज़ को देख लेते हैं, डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं, ऑन पेपर दावे के साथ कहते हैं कि ये समस्या है, लेकिन मरीज़ के साथ जवाब ये आता है कि नहीं, इनके फूफा घर पे हैं, उनके मामा घर पे हैं, वो आके फैसला लेंगे क्या इलाज होगा। तो दिस ए टेक्निकल, दिस ए सोशल इशू एंड इवन दिस नीड टू अवॉइड सोशल प्रॉब्लम आल्सो। तो ये मरीज़ के लेवल से हम सब लोगों के लिए ज़रूरी है कि समस्या को समझें। डॉक्टर के लिए भी ज़रूरी है कि मरीज़ की समस्या को समझें, उसका उचित उपचार करें, अनायास ट्रीटमेंट में डिले ना किया जाए। आजकल कोरोना का समय है, कोरोना में बड़ा वेल प्रूवन फैक्ट है कि दिस ए हाइपर कोआगुलेबल स्टेट। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको थ्रोम्बोएम्बोलिक कॉम्प्लिकेशन आते हैं और वो उनमें ये हार्ट अटैक और इन सब चीज़ों की संभावना बढ़ जाती है, स्पेशली दोज हु इज़ एट द रिस्क ऑफ डायबिटीज़ एंड अदर डिजीज़। सो इसको भी ध्यान में रखना है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपने टॉक को ख़त्म करना चाहूँगा कि सही समय से अपनी समस्या को पहचानें, सही समय से अपने नियरेस्ट फिजिशियन डॉक्टर से आप उसका सलाह लें, और डॉक्टर्स लेवल पे भी ये जिम्मेदारी है कि मरीज़ को सही काउंसिल करें। एंड इफ़ योर डायग्नोसिस इज़ कंफर्म, इफ़ यू आर श्योर योर पेशेंट हैविंग एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, try to convince the patient by any means, because if you are able to convince the patient, you will be save the life. Thank you. Jai Hind.